विपक्षी कौन था खड़ा जिसको आप हराए थे, याद है कुछ? इस जिले का सारा हम लोग कार्यभार संभालते थे जीपी आंदोलन का। मतलब ये था मन में कि भाई अब हमको राजनीति में जाना है। जाना नहीं, हम चले गए और पूरे शहर में तनाव का माहौल हो गया। तो जिसको हम समर्थन देते थे वही जीतता था। कैसा दबदबा शहर में हो गया था। कुछ लोगों ने आपको बताया कि आप शुरू से बड़े गर्म मिजाज के थे। लोग भय से वोट देते हैं क्या? ऐसे राबड़ी देते थे लोग। जी बिल्कुल। उनको क्या कहा जाएगा? चारों धाम अपार हो ज्योतिर्लिंग चला गया। पुलिस पकड़ कर ले जाते थे तो थाना पे चले जाते थे। इसलिए एक फाल्ट हो जाता था तो शहर का लाइन 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन बंद रहता। पूरे शहर का लाइन। कहीं एक जगह बिजली फाल्ट आ गई तो महीनों दिन बंद, 10 दिन बंद। अब मोकर से अमरा तालाब तक स्टेट हाईवे बनना था। नगर निगम के लोग खुद का क्रेडिट लेते हैं कि हाँ ये हमारा काम है। नगर निगम का काम है नहीं, नगर निगम जो अपने से पास करेगा वो ना काम है। आपको लगता है विधायक जी कि लोग कामों का श्रेय लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं दूसरे से राजनीति में? यहाँ लोग दबी जुबान में एक बात कहते हैं कि आपसे उनका टर्म बहुत अच्छा नहीं था। क्या सत्यता है इसमें? टर्म शुरुआती दिनों में अच्छे नहीं थे। कांग्रेस ने गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंडो थिंकर और मैं हूं अभिषेक पाठक। आज हमारे साथ सासाराम विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर स्टार्टिंग में शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? सासाराम जी, एसपी जन कॉलेज से शिक्षा दीक्षा हुई आपकी। मेट्रिकुलेशन वगैरह सब कुछ सासाराम से हुआ? मैट्रिक, इंटर? मैट्रिक सासाराम से। जी, हाई स्टडीज़ कहाँ से हुआ सब कुछ आपका? हाई स्टडी हुआ यहाँ से, बनारस से। बनारस हाई स्टडीज हुआ। जी, पहली बार कब लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में लगने से थोड़ा हम लोग आए, कॉलेज में पढ़ रहे थे। जी जो गरीब बच्चे थे उनको बड़ा शोषण था। जी उसी समय हम लोग छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम किए जी और 78 में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव सरकार ने कराया था। जी उसमें हम खड़ा हुए, 2/3 बहुमत से स्टूडेंट ने हमको वोट दिया और हम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। ये एसपी जैन सासाराम। एसपी जन कॉलेज सासाराम में। और छात्रों की आवाज़ को मैंने बहुत बुलंद किया, अधिकारों को दिलवाया। जी जी मगध यूनिवर्सिटी में काउंसिल के मेंबर रहे हैं। जी तो स्टूडेंट यूनियन से ही ज़रूरत के अनुसार हम लोग लीडरशिप में उतर गए। जी 76-74 में जो जयप्रकाश जी का आंदोलन था जी उसमें भी हमने भाग लिया। जी 77 में हम जेल भी गए, 76 में जयप्रकाश आंदोलन में जेल भी गए आप? जेल भी गए, 15-16 दिन जेल में भी गए। जी तब तक चुनाव आ गया एसपी जन कॉलेज का, स्टूडेंट यूनियन का। जी उसमें खड़ा हुए 2/3 बहुमत से जीते हैं। तब से राजनीति का सफर शुरू है। सब सफर है, शुरू है। विपक्षी कौन था खड़ा जिसको आप हराए थे, याद है कुछ? हाँ, विनोद सिंह थे जमुहार के, उनको मैं हराया था। विनोद सिंह जमुआ। अच्छा, उनको हराया था आपने तब राजनीति में। उससे पहले चूँकि मेरे ख्याल से 77 एक ऐसा कालखंड था जिसमें पूरे बिहार में राजनीतिक नेताओं का उत्थान हुआ, लोग राजनीति में प्रवेश किया। और ये तो बात सही है। जी, तो ये अब आप कभी पटना जेपी के आंदोलन में गए थे कभी? रैली वगैरह पटना के जेपी के आंदोलन में हम लोग गए थे। गए थे गांधी मैदान? वो सब वाकया याद है आपको? सारी बातें याद है। इस जिले का सारा हम लोग कार्यभार संभालते थे जेपी आंदोलन का। अच्छा अच्छा। तो आपको मतलब यहाँ पर लीडर टाइप का प्रमोट कर दिया गया था कि जेपी आंदोलन से संबंधित सारे हाँ हाँ, उसी समय से हमको लीडर के टाइप में लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ये तो छात्र राजनीति रहा। तो छात्र राजनीति के बाद एक होता है ना मंशा कि भाई अब राजनीति में आगे बढ़ते नहीं हैं। तो कर्पूरी ठाकुर से हम लोग बहुत प्रभावित थे, लोहिया के विचारों से बहुत प्रभावित थे। जी जी तो हम लोग जो ही होश संभाले, जी। जगदेव बाबू जो शोषित के नेता थे उनसे बहुत प्रभावित थे। जगदेव प्रसाद जी। तो हम लोगों ने उन लोग के जगदेव बाबू के साथ भी 72 में के पहले आते थे हमारे गांव में। जी जी तो उनके बातों को हम लोग सुनते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। जी जी इस समय में उम्र बहुत कम थी जी और कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में जी हम लोगों ने राजनीति शुरू किया। जी उस समय हम लोगों के इस इलाके के नेता खड़ा हुआ करते थे, राम सेवक बाबू विधायक। हम लोग उनको मदद करके जिताते थे और इस इलाके का कार्यभार सब हम देखते थे उस समय। उस समय के
आपकी राजनीतिक सक्रियता छात्र आंदोलन के बाद से लगातार बन गई। हाँ, मतलब ये था मन में कि भाई अब हमको राजनीति में जाना है। जाना नहीं, हम चले गए चले गए तो प्रवेश हो चुका था आपका। हाँ, जाने का इच्छा थोड़ा था, वो तो परिस्थिति ऐसा हुआ कि हम लोग उसमें चले गए। हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अच्छा, पिताजी भी राजनीति में थे सक्रिय? हाँ, जी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, तो घर का परिस्थिति था ही राजनीति का। एक राजनीतिक वातावरण घर में पहले से ही था। अच्छा, चूंकि जो नेता का कल्चर होता है, आप भी नेता हैं, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी पता नहीं अब राजनीति में आया नहीं है, कभी घर में इसको लेकर ऐसा कुछ हुआ कि भाई तुमको नेता नहीं बनना है? ना ना, ऐसा कभी नहीं। घर के लोगों पिताजी ने प्रमोट करते रहे हाँ प्रमोट करते रहे। कि जाओ नेता बनो? पिताजी तो मेरे इतने बहादुर आदमी थे। जी जी। जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रहा था, जी तो गरीबों को बहुत दबाया जाता था, तो मैं खड़ा हुआ तो पहली बार जीत गया। जी। जीत गया तो उस समय के कॉलेज के प्रशासन के लोगों ने पूरा बैलेट को फाड़ दिया अच्छा, ये किस्सा क्या था? मतलब क्यों फाड़ दिया? कि क्यों गरीब का बच्चा जीत रहा है। अच्छा। पूरे बैलेट को फाड़ दिया गया और पूरे शहर में तनाव का माहौल हो गया। अच्छा। लगता था कि खून खराबा हो जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, तुमको लड़ना है चुनाव, चाहे तुम जियो चाहे मरो, लेकिन मैदान छोड़ के हटना नहीं है। मेरे पिताजी इतना प्रोत्साहित करते थे। और दोबारा फिर आई पुलिस बाहर की और उसके संरक्षण में चुनाव हुआ जी। और 80% छात्रों ने हमको वोट दिया अच्छा। दूसरी बार, और हम जीते। जी उसके बाद हम कॉलेज से बाहर हो गए तो एमए करने चले गए, लॉ करने चले गए। जी। जी। फिर जिसको हम खड़ा कराते थे स्टूडेंट यूनियन में तीनों जगह, वो आदमी जीत जाता था समर्थन में। ये एक तो था एसपी जैन। तकिया कॉलेज था, एक शेरशाह कॉलेज था, अच्छा अच्छा। तो जिसको हम समर्थन देते थे वही जीतता था। कैसा दबदबा शहर में हो गया था अपना? दबदबा नहीं, लोकप्रियता। लोकप्रियता। दबदबा लोकप्रियता में अंतर है। जी स्टूडेंट में किसी का दबदबा नहीं चल सकता। जी। जी जी। स्टूडेंट तो खुदे लड़ाकू सब होता है, तो उस पर दबदबा चलेगा किसी का? नहीं। लोकप्रियता चलती है। चूंकि दबदबे की बात निकल गई है तो एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। यहाँ आने से पहले जिस गेस्ट के पास हम लोग जाते हैं पॉडकास्ट के लिए, थोड़ा सा रिसर्च करता है आदमी, तो कुछ लोगों ने आपको बताया कि आप शुरू से बड़े गर्म मिजाज के थे। मतलब उत्तेजित रहते थे या फिर हमेशा मतलब लड़ाई कर लेते थे, ऐसा कुछ था क्या? मतलब उत्तेजित दिमाग के न थे, न दबदबा था। गलत कामों को विरोध करने की मन में क्षमता थी और गलत काम का बहुत मजबूती से विरोध करते थे। अब उसको जिस वे में आप दबदबा नहीं था, गलत काम का विरोध करते थे, चाहे किसी काम के लिए पदाधिकारी से हो चाहे किसी से भी हो। जी, समाज हित के लिए लड़ाई लड़ा गया। हाँ, उसको बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है कि मतलब हम रंगबाज थे, दबदबा था, ऐसा कुछ कहीं नहीं था। रंगबाजी से राजनीति हो ही नहीं सकती, समर्थन से राजनीति होता है। तो ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बिहार और यूपी में खासकर एक ऐसा पर्सपेक्शन बन गया है, परसेप्शन कि आप अगर रंगबाज हैं, आप अगर बदमाश हैं, आप दबंग हैं, आपको टिकट दे देता है पार्टी, आप जीत सकता है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात है कि राजनीति, रंगबाजी से राजनीति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है ना। समर्थन से राजनीति होता है, काम करने से राजनीति होता है। और जो लोग भय से वोट देते हैं क्या, ऐसा है? ना भय से वोट देता है ना पैसा से वोट देता है। क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, 95 से आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कभी कभी भय से कोई वोट नहीं देता है ना पैसा से वोट देता है। लोकप्रियता चाहिए। और लोकप्रियता, परिस्थितियाँ, कुछ नसीब तो बहुत बड़ी चीज़ है। नसीब में यकीन रखते हैं? नसीब के आधार पर ही सब कुछ होता है। कर्म भले आप कर लीजिए। गीता में जो कृष्ण ने कहा है, जी कर्म आपके बस में है, फल आपके बस में नहीं है। जी। गीता में कृष्ण ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वदा, ना कर्म ना कौशलम।
इसका मतलब हुआ कि भाग हमेशा फलता है, कर्म कौशल नहीं फलता है। तो नसीब तो हो गया है। अगर नसीब नहीं रहता तो बहुत से गरीब गरीब लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, जिनको कोई कभी कल्पना नहीं करता है जी और कभी राजनीति में भी नहीं रहे, ऐसे लोग बन जाते हैं। जी तो क्या कहा जाएगा? जी नसीबे ना कहा जाएगा। जैसे राबड़ी देवी को ले लीजिए, जी बिल्कुल। उनको क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री की पत्नी थी, मुख्यमंत्री बन गए। अभी तेज प्रताप को ले लीजिए, जी क्या राजनीतिक सहयोग है, क्या राजनीति में किया है लोग, लेकिन है नसीब है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है भाग्यम फलति सर्वदा न कर्म न कौशल। भाग हमेशा फलता है, कर्म कौशल हमेशा नहीं फलता। कर्मकांड की बात निकल गई, भाग्य की बात निकल गई। पूजा पाठ में यकीन रखते हैं? पूजा पाठ करते हैं? हाँ, पूरा करते हैं। ईश्वर में आस्था है? हाँ, पूरी आस्था है। अच्छा। हमने धर्म शास्त्र के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, जी 4 धाम है। जी जी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का ही धर्म शास्त्रों में वर्णन है, जी प्रमुखता से। प्रमुखता से। बाकी तो बहुत सारे लाखों ऐसे- मंदिर हैं, है। जी मैं चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग चला गया हूँ। अच्छा, सब दर्शन कर लिए सब? सारा दर्शन कर लिए हैं 10 वर्ष पहले। अब तो इससे अंदाजा लगा लीजिए धर्म में कितना यकीन है? धर्म में कितना हमको यकीन है। जी जी क्योंकि आप सर्वे कीजिएगा तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जी जो 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम गए हैं, बहुत कम लोग। जी जी तो हम तो सब जगह जा चुके हैं, इसका मतलब कि धर्म में मेरी आस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की जब बात कर रहे थे तो एक बात बताइए आपने कि दबे और पिछड़े की शोषण किया जा रहा था, तब हम लोग उठे और उठकर। दबे पिछड़े नहीं, गरीब जो लोग थे उनका शोषण हो रहा था, चाहे किसी जात के थे। जी न तो चूंकि 80% वोट मिलना कॉलेज में जी जात पे नहीं मिल सकता जी है। मैं वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं पे पूछना चाह रहा था कि चूंकि आप बता रहे थे कि 80% वोट मिला। हाँ हाँ, तो सब जातों का वोट था। और मेरे ख्याल से तब पिछड़े जो कास्ट के लोग होते थे, पढ़ने या पठन का थोड़ा सा कम क्रेज था। यानी कि आप 80% में मान लीजिए कि आपको 60-70% तो अगड़ों का वोट मिला होगा, 50% अगड़ों का वोट मिला होगा आपको। मिला है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में ये था भाई कि हमें हमारा सबका हमारे साथ सब लोग हैं। सब लोग हैं। तो वही जो आप कह रहे हैं ना, आप नहीं बोले कि दबंगई से वोट मिलता है, जी जी समर्थन से वोट मिलता है। सबके लिए खड़े रहते थे। खड़े रहते थे स्टूडेंट यूनियन के टाइम में, जी चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो। पुलिस पकड़ कर ले जाते थे तो थाना पे चले जाते थे स्टूडेंट को। यानी कि सबका सहयोग तभी मिला था। हाँ, तभी मिला था। पहली बार विधानसभा का टिकट कब मिला आपको? हम पहली बार तो मिला 95 में, लेकिन जीते 2000 में। 2000 में जीते थे। 2000 में जीते हम तो सासाराम शहर में। जी ये बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र रहा, जी लेकिन हमारा लाइन आता था जी डेहरी से, और डेहरी से लाइन आता था जी तो 33,000 का लाइन 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर था। जी एक फाल्ट हो जाता था तो शहर का लाइन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बंद रहता था। पूरे शहर का लाइन खत्म। और तो जब लाइनें नहीं आएगा तो बिजली आ नहीं पाती। बिजली कहाँ से सब स्टेशन में कहाँ मिलेगी? जी बिल्कुल। हम 2000 में बने तो जा करके सबसे पहले चीफ मुख्यमंत्री और से मिल करके हमने यहाँ पर 132/21 का ग्रिड बनवाया। ये शहर का बहुत बड़ा काम था, जो अभी बेदा में बना हुआ है ग्रिड। जी बिजली ऑफिस के पीछे। हाँ, बड़ा बिजली, हाँ, वो हमने अपने कालखंड में बनवाया। जी जी एक सब स्टेशन बनवाया उस समय शहर के बगल में, जी नवगांव में। उस समय बिजली सबसे बड़ा काम था जी देश में। तो जब हमने बनवा दिया ग्रिड तो शहर की लाइन सुधरी। ये शहर जो देख रहे हैं पूरा शहर, जी हमारे विधायक बनने के पहले सारा गली और रोड जी पुट्ठी का था, पटिया का, किसी से पूछ लीजिएगा। जी जी और सब गलियां बजाती थी, जी क्योंकि पुट्ठी पटिया का था तो सब बिल्कुल। ख़त्म था। हमने स्लम इलाका से पैसा ला करके भारत सरकार से और बिहार सरकार से जी शहर का एक एक गली एक एक रोड ढलवा दिया।
जो ढलाई देख रहे हैं शहर में, वो मेरा किया हुआ है सर। ये आपने पहले कार्यकाल में किया हाँ था? सब पहले का 2000 में जीते थे, उसके बाद सब 5 तक ये सब काम हुआ। हाँ सब हमने कर दिया। जो पूछे ना कि कौन, उस समय बिजली बहुत बड़ा काम था। जी उस समय हमारा नौहट्टा हमारे इलाके में था, जी और नौहट्टा में लाइन जाता था। नौहट्टा ही नहीं, एक ग्रिड था अमझोर में, जी हाँ बंजारी में, जी और सोनभद्र जिला के पहले एक बेलदुरिया गांव पड़ता है, जी। रोहतास का आखिरी गांव है। हम्म। और वहाँ से वहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है। जी 60 किलोमीटर का मतलब हो गया कि सासाराम से लेके और आरा के करीब तक 1 फीटर जाता था, उसमें पूरा बिजली ऐसा हो रहा था? मिलता ही नहीं था। कहीं एक जगह बिजली फाल्ट आ गई तो महीनों दिन बंद, 10 दिन बंद। जी तो समझिए कि कैसे बिजली मिलती होगी पहाड़ी इलाकों में। जी लोग मजदूर थे जिनको 20 बीघा जमीन था, पैदा ही नहीं कुछ होता था, मजदूरी करते थे। हमने वहाँ सरकार में लड़ करके विधायक थे, तो वहाँ नौहट्टा में हमने सब स्टेशन बनाया। जी जब नौहट्टा में हमने सब स्टेशन बनाया जी तो लोगों को फीडर 20-20 किलोमीटर पर हो गया। तब उस इलाके में 20 बीघा वाले जो मजदूर थे, 5 बीघा वाला मोटर गड़ा गड़ा खेतों में किसान बन गए, खुशहाली आ गई। ये तो बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा काम था ये सब काम। बस घर रोशन नहीं हुए, बाकायदा लोग कृषि में आगे हो हाँ गए, हाँ आ खेत गए, पैदावार होने लगा। मजदूरे नहीं रह गया, सब मालिक हो गया। अच्छा 5 बीघा 2 बीघा में आज वहाँ 80 मन धान पैदा हो रहा है, 100 मन। जिसको 2 बीघा भी जमीन है, जी 80 मन धान पैदा करेगा और 50 मन गेहूं पैदा करेगा, तो मजदूर रह गया। संभव नहीं। जी ये सब बहुत बड़े बड़े काम थे जिनको हमने किया। तो ये बताइए कि लोगों का समर्थन न है इस सब कामों के प्रति। आप शहर में घूम लीजिए, चाहे कहीं इंटरव्यू ले लीजिए, जी हमारे पास नहीं, कहीं जाकर इंटरव्यू ले लीजिए, लोगों से पूछिए कि इस विधानसभा में कौन काम किया। सिर्फ मेरा नाम है, चाहे जो वोट दिए हों और चाहे नहीं दिए। जी चुनाव हारना और जीतना तो नसीब की बात है। जी। नसीब के अलावा एक और फैक्टर आता है क्या इसमें? आपको लगता है कि देश धर्म की राजनीति ज़्यादा करता है और धर्म को लेकर लोग एकवट के वोट दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? आपके राजनीतिक करियर में कभी ऐसा लगा कि मतलब काम छोड़ के लोग कहीं और वोट दे दिए हैं, ऐसा कुछ? ये तो बराबर होता है ना। अगर काम पर वोट पड़ने लगे जी तो मेरे जैसे आदमी तो कभी चुनाव में नहीं आ रहे, कभी चुनाव में नहीं आ रहे। पिछले बार हम 700 करोड़ रुपए का काम कराए थे अपने विधानसभा में, जो पिछला 5 साल पर। 700-800 करोड़ का काम कराए थे। विधायक फंड उन्होंने छोड़ के, विधायक फंड तो कोई जीत जाएगा, जी कोई जीत जाएगा। अगर गधे जीत जाए विधायक के नाम पर तो उसको भी 2-4 करोड़ रुपया मिलेगा। हाँ, विधायक मद में तो मिलता ही मिलेगा। तो ये कौन विधायक का उस पैसे का उपयोग करना कौन सा बड़ा काम है? जी कौन योजना सरकार से लड़के लाए, जी ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आपको रोड नहीं था तिलौथू में, आपको नौहट्टा जाने के लिए रोड नहीं था, जिला परिषद का रोड था, छवर था। 2000 में हमने अकबरपुर से लेकर नौहट्टा जदुनाथपुर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक रोड बनवाया, पिडोल्डी में कराया। सासाराम से ये हेडक्वार्टर है, तिलौथू यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, जी और तिलौथू से सासाराम आने का रोड नहीं था। जी उस समय हमने पिडोल्डी करा के उसको बनाया। और अभी जीते तो दोनों को स्टेट हाईवे करके डबल रोड बनवा दिया। जी। आपने लालू यादव का वो कालखंड भी देखा है, मेरे ख्याल से 1989 या 90 में उनकी राजनीतिक जो मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने शुरू किया, वो तब से लेकर और 2005 तक वो यहाँ बिहार के कमान संभाले। उसके बाद भी आप विधायक हुए नीतीश कुमार के कार्यकाल में। राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिले, आप क्या बताएंगे? मतलब नीतीश कुमार जी जी
विकास शब्द से आगे हैं, विकास इनके नाम के पीछे है। कोई भी बात इनको विकास के इशू पर कह दीजिए, वो तुरंत तैयार हो जाए। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नेता हमने बिहार में नहीं। व्यक्तिगत आपके बात सुना गया, वहाँ पे सहयोग मिला आपको जो काम को आपने वहाँ पर रखा है? हाँ हाँ हाँ, वही ना कहे कि अच्छे कामों को रखिएगा, ना नहीं कर सकते। इस शहर में जी अंडरग्राउंड नाला कोई जानता नहीं था। जी हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, वो बात को समझे, अंडरग्राउंड नाला स्वीकृत कर दिया। और जब तक मैं विधायक रहा, ये अंडरग्राउंड नाला किसका लाना है यहाँ पे? कुछ लोग बोलते हैं कि हमने लाया, तो ये अरे यार भाई, आप पता ना कर लीजिए कि ये कब शुरू हुआ था। जी उसका शिलान्यास हम किए हैं, उसका शिलान्यास हम किए हैं, और 2-3 वर्ष तक रहे विधायक शिलान्यास करने के बाद। और ज्यों हारे हम, जी ये योजना जहाँ पहुँचा था मेरे घर तक, जी उसके बाद आज तक बंद है। जी 5 वर्षों में 1 रुपया इस योजना में नहीं आया, और मात्र 15-20% काम हुआ है, 80% रह गया। तो कहने वाले लोगों को तो लाना चाहिए था पैसा ना, हम तो पैसा ला के दे दिए। भविष्य की योजनाओं में ये एक प्रमुखता का कार्य होगा क्या? कल को अगर विधायक बनते हैं आप, तो ये सब काम तो तुरंत शुरू होगा, हम जीतेंगे तुरंत शुरू होगा। सरकार ने स्वीकृत किया है। विधानसभा एक ऐसा जगह है कि बोलने की ताकत होनी चाहिए सही बातों को, टू द पॉइंट। पैसा तो बरसता है विधानसभा में, यहाँ बरसात होती है पानी की। जी अब विधानसभा के अंदर बरसात होती है हीरा मोती की, रुपयों की नहीं, हीरा मोती की। कितना आप वहाँ बटोर सकते हैं, ये तो वहाँ के प्रतिनिधि पर निर्भर करता है। यही काम बंद हुआ। इस शहर जाम से बहुत परेशान था, हमने बाईपास का स्वीकृति कराया। जो नया वाला बाईपास का स्वीकृति हुई है, वो भी आपके कार्यकाल का हिस्सा है? अरे हमें यहाँ पर्दा हटाए थे, पटना से मुख्यमंत्री हटाए थे, कलेक्टर था, सारे लोग थे, पता कर लीजिए। और उद्योग फेज में था, हमने मोकर तक पैसा दिलवा दिया था। अब मोकर से अमरा तालाब तक स्टेट हाईवे बनना था, जी स्टेट हाईवे रोड है। जी मेरे हारने के बाद आज तक मोकर के बाद 1 इंच नहीं बढ़ा। नहीं अंतर नजर आ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। ये जो सड़क बनी है, 102 फीट चौड़ा बनना था, जी 102 फीट चौड़ा बनना था। बीच में जो जो पुराने जीट रूट की बात कर रहे हैं, हाँ, जहाँ से हम लोग और बीच में 4 फीट का जगह छोड़ना था जिसमें फूल लगाना था, और ठेकेदार को 7 बरस तक उसको मेंटेन करना था, और किनारे किनारे फुटपाथ बनाना था। हमारे टाइम में काम नहीं लग सका, जी चुनाव में काम शुरू किया लोग, शुरू हुआ हमारे ही टाइम में। जी लेकिन हमारे हारने के बाद कोई काम नहीं किया, गलत ढंग से काम करके इसको। और ये ऐसा एस्टीमेट था, फ्लक्चुएट एस्टीमेट था ये, जी कि जितना पैसा बढ़ेगा लगेगा जी उतना पैसा सरकार देगी। कोई इसकी सीमित राशि नहीं थी ना, इसमें राशि सीमित राशि नहीं। इस शहर में पेयजल का बहुत संकट था। जी पिछली बार भी हमने पाइपलाइन बिछवाया, वहाँ से 2 टंकी का पैसा लाया, हार गए हम। टंकी ऐसा घटिया बनाया लोग मेरे हारने के बाद, 2005 के बाद, कि आज तक दोनों टंकी नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। इस बार हमने 117 करोड़ रुपया लाया था पेयजल का, ये भी फ्लक्चुएट एस्टीमेट था। इसमें भी सरकार को जितना जरूरत होगा वो देती। हमने 5-7 जो आपको टंकी था उसका काम शुरू करा दिया था अपने कार्यकाल में। जी और एक रिजर्वायर बनाना था शहीद पहाड़ पर, जी उसकी चिट्ठी है हमारे पास, सरकार ने स्वीकृत किया। तो यही टंकी बनाने में मेरा चुनाव आ गया। हमने कहा कि अब चुनाव के बाद पहाड़ पर रिजर्वायर बनाना, पैसा वैसा ला देंगे, स्वीकृति करा देंगे। जी जमीन एनओसी कराना था, जी हार गया तो एनओसी नहीं हुआ, और पहाड़ पर रिजर्वायर नहीं हुआ। वो वैसा ही कि वैसा ही रह गया है। वैसे अब कहाँ शुरू नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो इस शहर का जो सबसे मेन समस्या था जल जमाव, जो हमने अंडरग्राउंड नाला जहाँ तक बना दिया है। जी 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 ये धर्मशाला पहले इतना डूबा रहता था, बिल्कुल। धर्मशाला बन गया, आज शहर में धर्मशाला पे इतना पानी नहीं लगता। नगर निगम के लोग खुद का क्रेडिट लेते हैं कि हाँ ये हमारा काम है, हमने नगर निगम का ही काम है नहीं, नगर निगम जो अपने से पास करेगा वो ना काम है, बोर्ड से पास हुआ है।
जी बोर्ड से तो पास हुआ नहीं है, बिल्कुल। ये तो सरकार के थ्रू हुआ है और शिलान्यास भी हम ही किए थे यहाँ। जी अगर उन्हीं लोग का करीब हो तो हमारे हारने के बाद आगे कहीं नहीं करा दिया लोग, है सवाल ना। जी बिल्कुल। शहर में एक और योजना आई जो कि बड़ा प्रसिद्ध योजना था, है अभी, मतलब अभी तो स्टार्ट भी हो चुका है, ट्रैफिक लाइट वाला। इसको लेने का श्रेय बहुत लोग ले लेते हैं। तो ले लेता है, कहता है उनको पूछिए ना किस विभाग से स्वीकृत होता है, लोगों को भी पता है। योजना स्वीकृत कराने के पहले यहाँ ट्रैफिक के डीएसपी का पोस्टिंग किया करवाएगा। ट्रैफिक लाइट वहीं लगती है जहाँ ट्रैफिक का डीएसपी। तो इस सासाराम शहर में जो ट्रैफिक लाइट वाली योजना है उसकी स्वीकृति आपके द्वारा हुई है? हमारे द्वारा नहीं, मेरे कालखंड में हुआ। आपके प्रयासों से हुआ, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे अनुशंसा पर हुआ। आपने अनुशंसा किया था कि भाई हमको हमारे शहर में जाम के मुक्ति के लिए ट्रैफिक लाइट चाहिए। तो लेटर ले लीजिए ना, कब का स्वीकृत हुआ है। जी जी, तो सब स्पष्ट हो जाएगा, किसी कहने में कुछ है। आपको लगता है विधायक जी कि लोग कामों का श्रेय लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं दूसरे से राजनीति में? छीनने से नहीं ना होता है, पब्लिक से पूछिएगा सब बता देगा। पब्लिक का सब जानती है, सब जानते हैं, किसी से पूछिएगा बता देगा। अच्छा, उस पर तो हम लोग अब तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं विधायक जी। एक यहाँ पे बड़े शख्सियत हुआ करते थे, गिरीश नारायण मिश्रा, जो कि यहाँ पे मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे बहुत ही। यहाँ लोग दबी जुबान में एक बात कहते हैं कि आपसे उनका टर्म बहुत अच्छा नहीं था, क्या सत्यता है इसमें? टर्म शुरुआती दिनों में अच्छे नहीं थे। अकेला कोई उनका विरोध किया तब ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ के जो पूर्व विधायक जी हैं वो उनका हमेशा उससे वो तनाव रहता था और उनका हमेशा विरोध किए। वो गलत कामों का विरोध करते थे, मैं उनका विरोध नहीं करता। व्यक्तिगत लास्ट के दिनों में जी जब उनकी उम्र ढलने लगी जी, तो मरणोपरांत जी जितना अच्छे रिश्ते हमसे बने होंगे किसी से नहीं बने। उनको लास्ट दिनों में एहसास हुआ कि एक्चुअली लीडर यही है जो मेरा भी विरोध किया गलत काम, और उनका विरोध हमने किया गलत काम। एक स्टेज का क्या किस्सा है? हाँ? एक स्टेज पर कोई किस्सा याद है क्या? कोई ऐसा कुछ स्टेज पर कुछ हुआ था क्या? किससे? जैसे आप कहीं बैठे हुए थे, माइक पर, मंच पर बैठे थे, मंच पे कोई किस्सा है क्या? लोग बताए कि पूछिएगा विधायक जी से, कुछ मंच पे हुआ था क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये मीटिंग कर रहे थे तो हम मुर्दाबाद किए थे। अच्छा, हो हल्ला हुआ था कि मतलब? हाँ, मुर्दाबाद किए थे, खुलेआम किए थे, इनके मीटिंग में जाकर किए थे। तब आप कौन से पार्टी से जुड़े थे उस समय? राजनीतिक पार्टी? लोकदल दमकी पर। तब वो कांग्रेस में थे? हाँ, कांग्रेस में। कांग्रेस का हम लोग शुरू से विरोध किए हैं। कांग्रेस ने गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया जी। आज राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाओ, जी संविधान बचाओ। जी, बाबा साहब ने गरीबों का अधिकार संविधान में दे दिया था। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं उसको उस समय लागू किया? जब लोहिया लड़ाई लड़ने लगे जी तब नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग बनाया था, जी, पता है? बिल्कुल। और उन्होंने जो अनुशंसा किया जी कि 60% रिजर्वेशन जी गरीबों को मिलना चाहिए, जी, राहुल गांधी के नाना लागू किए 60%? तब तो नहीं लागू किए, तब लागू नहीं हुआ था उससे। तो संविधान की रक्षा किए ही। बिल्कुल। जब फिर सरकारें बनी, चरण सिंह वगैरह जो लीडर हुए, तो इन लोगों ने मांग किया कि गरीबों को दो संविधान के तहत आरक्षण। तो इंदिरा गांधी जी ने उस आयोग को खत्म करके जी बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरा आयोग बना दिया। जी, इसका मतलब कि तुम्हारी नियत, जो तुमने आयोग बनाया था अपने आदमी को, उसका भी रिपोर्ट नहीं लागू करना संविधान का मजाक है। बिल्कुल। बीपी मंडल के नेतृत्व में एक आयोग बनाया इंदिरा गांधी ने, जी
और उन्होंने 27% किया रखी। 60 से 27 हो गया। पूरे कांग्रेस अपने जीवन काल में मंडल कमीशन लागू नहीं किया। बिल्कुल। तो संविधान की रक्षा तुम कर रहे हो। संविधान की रक्षा करते तो संविधान में दिए हुए गरीबों के अधिकारों को देते। बिल्कुल। आपने तो किया नहीं। वो कम मिला जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, मंडल आयोग को लागू किया गया। मंडल आयोग को लागू किया। तो संविधान की रक्षा तो बीपी सिंह ने किया, बिल्कुल। तुमने तो नहीं किया। आज जो आदमी, एक ऑर्डिनेंस आया था सर्वदलीय बैठक के मीटिंग में जी, कि जैसे कोई सजा याफ्ता हो जा रहा है जी, तो उसकी सदस्यता चली जा रही है, हाई कोर्ट से बहाल हो जा रहा है, सदस्यता खत्म हो जा रही है, उसकी सजा है, जी, तो उसकी सदस्यता तो मिल नहीं रही है। तो एक सर्वदलीय बैठक पास किया लोग, उसके बाद कैबिनेट से पास की मनमोहन सिंह जी, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक सजाएं नहीं हो तब तक किसी को दोषी नहीं माना। कैबिनेट से पास हुआ। कैबिनेट से पास होने के बाद प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति, उनके पास गया और उस ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक तौर पर मंच पर फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। जी, संसद में याद है। जी, याद है ना। बिल्कुल। तो वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम भारत सरकार का ऑर्डिनेंस था ना, जी, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस था ना। जी, जो कैबिनेट का पास किया ऑर्डिनेंस को जो फाड़ दे सार्वजनिक मंच पर, वो लफुआ और गुंडा हो सकता है, देश के संविधान का रक्षक कभी नहीं हो सकता। गलत में बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बोलिए। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपका हो सकता है। ना मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप तो सरकार थी, आप वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति के यहाँ गया था, जी, आप कहते कुछ को वापस कर दीजिए। जी, लेकिन सार्वजनिक मंच से जी, नरसिंह जो थे मनमोहन सिंह, बिल्कुल, सरदार मनमोहन सिंह नहीं थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चिट्ठी को फाड़ देना संवैधानिक प्रणाली के तो खिलाफ था ना। संसद में कोई और फाड़ना संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे कितनी हास्यास्पद स्थिति है। जी, दोहरा चरित्र है। आप कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और गरीबों को आरक्षण देंगे, कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आपकी सरकार है कर्नाटक में, आपकी सरकार है तेलंगाना में, आपकी सरकार है हिमाचल में, है ना इसका। आपने वहाँ जाति जनगणना कराया, आपने वहाँ आरक्षण दिया। तो जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ तो कुछ किए नहीं। जबकि आपके नाना और नानी जब थे तो संविधान को रक्षा नहीं किए और आप चले हैं किताब लगा के रक्षा करते हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। ये लोग गरीबों का खून छीन सकते हैं, गरीबों की भलाई नहीं कर सकते हैं, वो कांग्रेस। आपको वो कालखंड याद है जो 90 से पहले का कांग्रेस था और उस समय क्या स्थिति थी? लगता है कि आपको मतलब बदला है बहुत कुछ उसके बाद? उस समय तो कांग्रेसियों के खिलाफ थाना पे एफआईआर नहीं होता था। अच्छा। कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होता था। लड़ाई की इसमें मेरी यही तो थी। अच्छा। जी, ये बात सही है कि हमने उनके खिलाफ आवाज बुलंद किया, उनके खिलाफ नहीं किया, कांग्रेस के कर्मों के खिलाफ। बाद में तो उनके इतने अच्छे रिश्ते मेरे हो गए कि बिना हमसे बतियाए वो रहते नहीं थे। महीना में 10 दिन हम लोग खाना खाते थे। लास्ट के दिनों में गिरीश नारायण मिश्रा साहब की मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बहुत अच्छे। हम लोग के संग में कुछ नहीं तो 50 मीटिंग की है। अच्छा। हाँ, तो राजनीति में विरोध अच्छा चीज है। विरोध मेरे ख्याल से विरोध होना चाहिए। राजनीति में विरोध नहीं है, वो राजनीति तो फिर शून्य हो जाएगी। व्यक्ति का विरोध थोड़ा होता है, राजनीति का विरोध होता है। तो मेरी गिरीश नारायण मिश्रा जैसे कहीं विरोध व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक तो है। अच्छा, ये इन चर्चाओं में एक चीज मेरे दिमाग में भी आया कि आप चूंकि आरजेडी में थे
और मेरे ख्याल से लंबा वक्त रहे, 6 बार आपको उन्होंने टिकट भी दिया, एक बार उपचुनाव में शायद आपको विक्रमगंज लोकसभा से शायद भी टिकट मिला था एक बार। एक बात तो तय है, जितना हमने पढ़ा है, चाहे लोगों से सुना है, जाना है, कि लालू यादव का कार्यकाल गुंडा राज हो सकता है, अनैतिक कार्य यहाँ पे बढ़ गए हो सकता है, लेकिन एक जो बड़ा काम उन्होंने किया था कि शोषितों का आवाज बने थे लालू यादव, दबे कुछ लोग आवाज बने थे। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कोई तर्क नहीं होना चाहिए। मेरी बात जी, तो हाँ, वहीं पर पूछ रहा हूँ कि इस पे इत्तेफाक रखते हैं आप, क्या सही बात है ये? बोलते जरूर थे लेकिन करते थे कुछ खास जाते। अच्छा, एक चीज बताइए आप, जी हम बोले कुछ जी कानून नहीं बना जी तो क्या गरीबों का भलाई हो जाएगा? जी, कानून से ना भलाई होता है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने बोला कम पर गरीबों को और अति पिछड़ों को पड़ा काम। पूछिए कैसे? जी जो कभी मुखिया नहीं बनते थे, जो कभी जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं बनते थे, जो कभी जिला परिषद नहीं बनते थे, पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण देकर जी, और महिलाओं को आरक्षण देकर, ये बताइए 60-70% अति पिछड़ा गरीब लोगों को, दलित लोगों को 80% जिला हेडक्वार्टर का मालिक बना दिया नीतीश कुमार जी, मुखिया बना दिया। तो कानून से न बनाया, तो अधिकार तो ये न दिए। ये सही है क्या कि उस लाठी थमा दिया लोगों को? हाँ? कुछ विशेष लोगों को वो लाठी थमा दिया? अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, जी जी, तो बहुत सी बातें नहीं कर सकते हैं, जी, जी। व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं। लेकिन कानून से तो काम किया नीतीश जी। जुडिशरी में आरक्षण पिछड़ों को कौन दिया? नीतीश कुमार। तो बताइए, आप ही तय कर लीजिए जी, कि दबे कुचलों को कानून से कौन मजबूत किया? आप भी रहते हैं बिहार में ना? जी बिल्कुल। आपके इलाके में दलित मुखिया है ना? बिल्कुल, अति पिछड़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जिला परिषद है ना? पंचायती राज में तो व्यवस्था लागू हो गई है, तो कौन किया? नीतीश कुमार के कार्यकाल हो गए। उनके कार्य में था अगर पूछा जाए आपसे कि गरीबों का असली मसीहा कौन है? नीतीश जी। लालू यादव नहीं, नहीं, काम के आधार पर जी कार्य का आप ही बताइए ना, एक काम बताइए, ये कहने के सिवाय कि हमने आवाज दी, एक कानून बताइए जो गरीबों को पक्ष में है। ऑन पेपर कोई ऐसा कार्य नहीं किया उन्होंने। नहीं, अगर है तो आप बताएं। जी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। नहीं है ना, तो दो चीज तो मैं बता दिया, दो चीज बता दिया ना। लालू और यादव और नीतीश कुमार में किसी को चुनना होगा तो आप नीतीश कुमार को चुनेंगे? हाँ, बेशक, किसमें कहीं दो मत। लालू यादव तो हमारे नेता हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं। आज के दिनों में अब छोड़िए सब बात, क्या नहीं, ये तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। कितने परिवारवाद, ये लगता है कि बहुत बड़ा दंश है परिवारवाद। कल को आपका बेटा अगर आना चाहे राजनीति में, देखिए आप क्या करेंगे उसमें? एक बेटा अगर आए जी, तो गलत नहीं, लेकिन पूरा परिवार चला है, ये गलत। अगर हमारा एक बेटा अगर उस काबिल है तो आना चाहिए, पूरा परिवार चला है, जैसे नहीं होगा। ये सही होता। आपने जो संघर्ष बताया मुझे स्टार्टिंग के दिनों से, आपके मतलब बातों से लगा कि आपने सामंतवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। सामंतवाद के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी जी, गरीबों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, दोनों बातें में अंतर है। जी, ये कहने से चूंकि आप बच रहे हैं मेरे ख्याल से। ना बच नहीं रहे हैं, चूंकि राजनीति ना बच नहीं रहे हैं जी। कोई आदमी ठेले पर किसी का फुच्चा खा के पैसा नहीं दे, और हम उसको, और वो किसी भी जाति का हो सकता है, हम उसको पैसा देने की बात करें जी, तो मेरी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई उस गरीब को पैसा दिलाने की है। और आपका सवाल है कि उस व्यक्ति से आप लड़ रहे हैं। जी, जी। नहीं, उस गरीब का फुच्चा दिलाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। पैसा न मेरा समर्थन उस फुच्चे वाले के साथ है, न लड़ाई मेरा नहीं देने वाले के साथ है। मेरी लड़ाई इस गरीब का पैसा दिलाने के लिए है। इसी तरह मेरी जो लड़ाई थी गरीबों के, चाहे किसी भी जात का हो, उसके पक्ष में था, न कि किसी सामान्य। इसमें तो फिर थोड़ा बात और आगे निकल जाएगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जातीय बंधन से ऊपर जो समाज है हमारा, हर तबके में शोषित लोग हैं, हाँ है, हर तबके में गरीब लोग हैं। हाँ। इस पे कभी आपने सोचा कि जो आरक्षण का मुद्दा है, जो भी वर्तमान में EWS में मिल गया, अभी वैसे लोग जो सवर्ण समुदाय से गरीब है उनको भी मिलेगा, ये सरकार का जायज कदम था? मतलब वैसे जो लोग हैं हर तबके में गरीब हैं, उनके पक्ष में सरकार को होना सही चाहिए। है, हर तबके में गरीब लोग हैं, हर लोगों को मिलना चाहिए जो गरीब है, जो गरीब चाहे किसी तबके में। ये बहुत बड़ी बात कही, चूंकि लोग इसको कहने से बचते हैं सामान्यतः, कि फिर तो इसमें यह आ गया ना कि जाति के आधार पर जो आरक्षण का मुद्दा है, जिसको अम्बेडकर जी ने शुरू से लड़ाई लड़ा इस चीज़ को लेकर, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इत्तेफाक रखेगा कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती। एक ब्राह्मण का लड़का भी गरीब हो सकता है, एक हरिजन का भी लड़का गरीब हो सकता है, तो जो नीचे है उसको ऊपर उठाया जाए एक विशेष लाभ देकर। हाँ, इस बात से सहमत हैं आप? हाँ, होना चाहिए समाज में, कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सामान्यतः जो नेता है वो बहुत बचते हैं इस चीज़ से। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी एकदम किसी संविधान के पक्ष में उसका पूरा परिवार खंडान नहीं रहा। जी, मैंने तो आप उदाहरण देकर सब बात बता दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना उदाहरण दिया। और आज अम्बेडकरवादी बनते हैं। कौन? अम्बेडकर जी का फोटो लेकर चलिए। देश में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 जी, 52 जी। 52 जी में गूगल उलट के देख लीजिए। 52 में लोहिया जी अम्बेडकर साहब चुनाव लड़े थे महाराज जी, तब उनको हरवाने के लिए अपने ये PA को खड़ा कराए थे वहां से, महाराष्ट्र से, अम्बेडकर जी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी। और 3 बार आम सभा किए थे। जी जी। और इतना ही नहीं किए थे, आगे की बातें आपको नहीं समझ में, गूगल निकाल कर दिखाऊंगा। उस समय लोकसभा का और आज भी कलेक्टर रिटर्निंग अफसर जी। अब तो कुछ बंदिशें हो गई, तो कलेक्टर जो चाहता था वही कर लेता। बिल्कुल। उस समय महाराष्ट्र में उनको 84,000 वोट रिजेक्ट किया गया था। गूगल निकाल लिया, तब अम्बेडकर के पक्ष में पड़ा हुआ वोट 50। हाँ, उसको कैंसिल किया गया और तब जाके 18,000 से हारे। फिर भी 18,000 से हारे थे। फिर भी 18,000 से हारे थे। 84,000 मत रिजेक्ट करने के बाद उनको जबरदस्ती नेहरू जी हरा दिए। और फिर बाई इलेक्शन हुआ, वो लड़े तो फिर उनको ही करके हरा दिया गया। ये लोग अम्बेडकर का नीला कपड़ा पहन के लोग समझ जाता है अम्बेडकर का फोटो विचारों को नहीं मानता है। ये तो यहाँ बिल्कुल। अम्बेडकर जी के बाद कोई बड़ा नेता हुआ जो लगा कि सच में दलितों के पीड़ा को या फिर शोषितों या वंचितों के पीड़ा को लेकर चल सके? आपको लगता है कोई ऐसा भारत में नेता? नीतीश कुमार। राजनीति में आपका आदर्श पूछा जाए, एक आदर्श का नाम लीजिए जिसको आप अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लोहिया जी। जब कभी लगता है कि आदमी हार रहा हो या फिर हार जाएगा, तो कोई ऐसा नाम राजनीति में जो कि लेकर आप में शक्ति बढ़ जाती है कि भाई गुरुदेव प्रसाद, उनके विचारों का मतलब सहमत रखते हैं, बात फॉलो करते हैं जी। खैर, तो राजनीति की बात हो गई, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा राजनीति से हटकर कुछ बात होना चाहिए। कभी राजनीति के अलावा कोई ऐसा काम जिसमें आपको रुचि हो? जब राजनीति नहीं करते हो तो क्या करते हैं उस समय? हम फुल टाइम राजनीति करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। फुल टाइम राजनीति करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं। 24/7। सो देखिए, मेरा रूटीन जान लीजिए, मैं सुबह उठता हूँ जी, घर पर 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ जी, उसके बाद पार्क में जाता हूँ, पार्क में टहलने जाता हूँ। पार्क में डेली टहलने का आपका? वहीं पर लोग आते हैं जी, जिनका जो पैरवी होकर करेंगे। फिर यहाँ पर धर्मशाले पर चाय की दुकान पर बैठता हूँ जी, 9 बजे से 4 बजे, और जो इतना जनता आता है सबका हम। उसके बाद नहा धो के 1 बजे क्षेत्र में निकलते हैं। फिर ये हारे या जीते इससे कोई मतलब करेंगे। हाँ, और फिर 6 बजे से यहाँ बैठ जाएंगे।
जहाँ आप कभी कभी मिले जी जी वहीं पर बेंच लग जाएगा, 4 ठो बेंच लग जाएगा, जी जी लोग आएंगे जिनका पैरवी होगा करेंगे और 10 बजे फिर घर चले जाएंगे। तो हमारा दूसरा सोचने का मौका ही नहीं है, तो करने की क्या बात। हारे या जीते बस ना, फुल ना, टाइम लोगों का सहयोग करना, लोगों का हेल्प करना, हाँ। ये लगा रहता है। कभी ऐसा कोई मुद्दा हुआ जो जिसको लेकर थोड़ा सा, चूंकि आप अपने जब युवा थे तो उन दिनों की बात थी, उम्र का पड़ाव, कभी ऐसा आया जीवन में कि लगा कि नहीं अभी वो काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई पैरवी करना है और आप वहाँ पे असफल हो गए कि नहीं उम्र के लिहाज से नहीं कर पाया, फिर वो तेज नहीं रहा, ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? ऐसा कभी लगता है कि नहीं अभी आदमी है, अभी काम करेगा? नहीं, ऐसा तो फील नहीं हुआ कभी। सही काम के लिए भी पैरवी करने में नहीं करता। वो जोश रहता है जो युवा में होता था, सही काम से तो जहाँ चिल्लाना होगा चिल्ला देंगे, रहना काम होगा, खिला देंगे, सही काम है। काम सही होना चाहिए। जी। फैमिली को टाइम दे पाते हैं कि नहीं? तो हम तो पटना बहुत कम रहते हैं। जी पटना जब हम कम रहते हैं तो परिवार को तो टाइम देते ही नहीं। जी जब घर ही पर रहना है जी तो घर पर तो परिवार को टाइम देते ही नहीं। जब परिवार में है तो परिवार में, खाली टाइम में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई हाँ, नहीं पढ़ते तो उनसे बात बताते कोई। एक कोई बढ़िया पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछे कि मतलब, अच्छा खाली समय में धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हम दोनों पढ़ते हैं। हैं? दोनों पढ़ते हैं। हमने खुद एक किताब PhD जब किया था। अच्छा, तो उसमें तो रिसर्च में लिखना होता है। हाँ, हमने खुद एक किताब लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में नारियों की स्थिति। खुद एक किताब लिखी। रिसर्च का विषय क्या था आपका PhD में? कौन सा विषय यही सब्जेक्ट? था। अच्छा, चंद्रगुप्त, यही टॉपिक इसी पर रिसर्च किया था तो। आखिरी एक सवाल होगा आपसे, उसमें ये होगा कि कल को अगर जनता आपको वोट दे तो वो क्यों वोट दे आपको? अगर आपको अपील करना होगा कि भाई हमको इस कारण वोट दीजिए। आपका जो काम हमने शुरुआत जी बन पड़ा है, जी उसी के लिए आप चिल्लाते हैं। जी काम को शुरू कराना होगा। जी 5 वर्ष तो देख लिए, जब हार के जहाँ काम छोड़े वहीं रह गया, तब हमको कहने की जरूरत है या आपको समझने की जरूरत है कि काम को आगे बढ़ाना है तो वोट देना होगा। हम क्या अपील करेंगे, वो तो खुद ही आप अपील कर रहे हैं। तो काम कराना होगा तो हमें वोट दीजिए। दीजिए। खैर जनता ये बोल भी रही है। जी अभी क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए? 8-9 महीना बाद मेरे ख्याल से चुनाव है अभी। हम क्षेत्र में सालों में घूमते हैं। कोई ऐसा विशेष नहीं है कि चुनाव आ गया तभी हम नहीं जाएंगे, ऐसा? ब्याजे गए थे वहाँ पहाड़ी में, गए घटना। अच्छा कल जाएंगे 3-4 जगह। जी। अब आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें ये होगा कि किसी एक का आपको नाम लेना होगा। राजनीति या समाज सेवा? किसी राजनीति या समाज सेवा को आप अलग नहीं कर सकते। जो राजनीति में मजबूत रहेगा वही समाज सेवा कर सकता है। हम कमजोर आदमी किसी को क्या मदद करेंगे? उसके लिए आपको राजनीति आनी चाहिए, पावर आपके पास आना चाहिए। राजनीति से इस ऊपर वाला भगवान इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। जी और उसके बाद सबसे ज्यादा ताकत जानते हैं क्या? जी लोकसभा और विधानसभा। जो चाहे वो करते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के बाहर रहते हैं तो ताकत मिलेगी। बिल्कुल। तो समाज सेवा कहाँ कर पाइएगा? उसके लिए आपको आज जोगी जी हैं जी तब न कुंभ में समाज सेवा किए, प्योर समाज सेवा किए। जी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते जी तो कर देते। गोरखपुर में जी महंत की कुर्सी पर रहते जी तो कुंभ में जो व्यवस्था हुआ वो कर देते। तो समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। दोनों गलत है कि सही है? सही है, वो कोई अलग नहीं है दोनों में। अब कोई अलग है? बिल्कुल नहीं। आज जोगी जी का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। जी क्यों? तो प्योर कोई पॉलिटिकल काम नहीं था। कुंभ में लोग गए उनका सेवा करना, तो प्योर सामाजिक काम है, जी समाज सेवा है। जी लेकिन उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दीजिए जी और गोरखनाथ का महंत बना दीजिए, जी तो कर पाते? रोजगार या शिक्षा, दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? शिक्षा। शिक्षा का रोजगार मिलेगा।
शिक्षा से रोजगार ही नहीं मिलेगा, रोजगार तो मेरा व्यक्तिगत चीज है। इंसान को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होगा तो समाज को शिक्षित करेगा, देश को कुछ देगा। देश पहले है, पेट बाद में। रोजगार से पेट भरता है और शिक्षित आदमी देश चलाता है। राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि। चुनावी जीत या जनता का प्यार, आपको दोनों में से प्रिय क्या लगता है? जब जनता का प्यार रहेगा तो जीत ही करेगा। कभी कभी हार भी जाता है। हाँ, नसीब कितना बोले ना आपसे, जी नसीब। सब कुछ ठीक रहते हुए, काम करते हुए, सब कुछ ठीक रहते हुए आप चुनाव हार जाता आप जाइए, सर्वे कर लीजिए पूरे क्षेत्र में। है। जी जो लोग हमको वोट नहीं दिए वो क्या बोल रहे हैं? हम तो घूम रहे हैं ना, बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं? उससे किसी बढ़िया काम करने वाला कोई नहीं है। जी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए आप लोग, आप ही लोग हम बोलते हैं। देख चुकी हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बड़ा जी आप ईमानदारी से बोलिए, ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? देखिए क्या होता है, जैसे अब क्षेत्र पे डिपेंड करता है। हम किसी क्षेत्र में कोई वर्तमान विधायक का है, कोई आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करता है कि उनको रहना चाहिए था, ना, आपको ना, ऐसा। परसेंटेज किसके साथ? अभी तो चूंकि उतना हम लोग क्षेत्र में घूमे नहीं है। दुनिया पता कर लीजिए। हाँ क्योंकि अभी आपके बारे में आने से पहले लोग से हम लोग मिल रहे थे, तो कुछ लोग के बाद बोले, जैसा आपने स्टार्टिंग में अपने बारे में बताया कि वो बोला कि थोड़ा सा उनका जुझारूपन वाले नेता है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक काम आ गया करवाने के लिए वो कहीं लड़ जाएंगे, वो विधानसभा कहाँ है उसको उनको मतलब नहीं होता है, वो लड़ जाएंगे, काम चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए चाहिए। एक आध लोग ये हमसे बात कहें, क्योंकि बहुत हमको समय नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ बातें आपने जो बोला ये लोग बोले हमसे। जी, सत्ता या सेवा? सत्ता के बिना सेवा नहीं हो सकता है। आपको बताए ना जो भी उदाहरण है। जी जी। सेवा कैसे कीजिएगा समाज की? सत्ता या जगह सेवा? पर ही रहता है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी देखिए मीडिया का बात हुआ, चूँकि हमारे भी आपने पूछा कि आपका व्यक्तिगत राय क्या था, तो मीडिया पे तो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है इस समय देश में कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। वर्तमान में जो जिस जिले में आता है, या फिर भी व्यक्तिगत जिले की बात नहीं है, हर जिले में जो मीडिया को लोग कहते हैं कि भाई 500 रुपये दे देगा तो हमारा बाइट चला देगा, 1000 रुपये दे देगा तो हमारा बाइट चला देगा। इसलिए मेरे अनुसार जितना मैंने अध्ययन किया हुआ मीडिया को पढ़ कर आए हम लोग, बड़ा जरूरी होता है अपने एथिक्स और सिद्धांत को मेंटेन करना हमारे लिए। सामने वाला मेरे सामने गेस्ट कौन है क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हमें न्यूट्रल बनना रहता है। सामने अगर ऐसा मीडिया हो तो आपको मीडिया से प्यार करना पड़ेगा या मतलब या फिर डरना पड़ेगा? देखिए, ये लोग गलत बोलते हैं कि मीडिया को पैसा देने वाला गलत है। अगर मीडिया को कोई लीडर पैसा मत दे तो उनकी चैनल बंद हो जाएगा, तो उनकी मजबूरी है हमसे रिपोर्ट लेना। गलत तो हम करते हैं कि पैसा देते हैं, हम नहीं देंगे तो भी लेंगे क्योंकि उनको चैनल चलाना है। बिल्कुल, वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में तो जाता है, लेकिन जिला के मीडिया के वर्गों के ऐसा सब लोग तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है मीडिया पे कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। अभी गोदी मीडिया का नाम से लोग चलते हैं, या फिर अगर हम देते हैं तब तो मीडिया वाला लेता है, तो गुनाहगार तो पहले हम नहीं है। तो मीडिया से डर नहीं रहता है मतलब हमको? हाँ। आप किसी पत्रकार भाई से पूछिएगा, खुद आते हैं हमारा इंटरव्यू लेने, हम कहीं जाते होते नहीं। अरे हम अच्छे काम करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। हम अच्छे काम लेना करेंगे तो हमको बाइक आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। पैसा देंगे मैनेज करने के लिए। मैनेज करने के लिए। जी बोलिए, गलत कर नहीं बिल्कुल। कपड़े उपड़े का शौक है आपको? कपड़ा उपड़ा? खादी पहनते हैं? कपड़े का शौक है। खादी कोई स्पेशल टेलर यहाँ पे है कि कहीं भी सिलवा लेते हैं? ना, हम ससुराल में लिए गए, हमारे घर के पास चीज से। अच्छा, शुरू से ही वहाँ से सिलवाते हैं। अच्छा। एक लास्ट बात खत्म करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि जो आपके पिताजी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। पहले तो पूछ लेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या था, वो बड़ा जरूरी होता है। ये लक्ष्मण, स्वर्गीय लक्ष्मण महतो। उनकी आपको कभी लगता है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आपने आगे बढ़ाया, या फिर उनके विचारों का लोहिया के बाद अगर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कर किसी का वो रहा है तो हिम्मत कह लीजिए, साहस कह लीजिए, अपने जनता और अपने क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए, वो प्रेरणा कहाँ से है आपको? पिताजी से प्रेरणा है शुरू से आपके साथ? इस बार तो चुनाव लड़ना है आपको, टिकट मिल रहा है आपको? टिकट मिल रहा है जी। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। ये थे हमारे सासाराम शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी।
ऐसी बड़ी शख्सियत को लेकर आपके समक्ष अगले पॉडकास्ट में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए मीडिया इंडो थिंकर के साथ, और शेयर सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।